नेचर ऑफ स्टेट पढ़ने के बाद अब अगला जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ स्टेट। उसमें नेचर ऑफ स्टेट में हमने दो पर्सपेक्टिव पढ़े थे, एक तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव और एक लिबरल पर्सपेक्टिव। अब बात आती है फंक्शन ऑफ स्टेट। अब अलग अलग पर्सपेक्टिव से या अलग अलग आइडियोलॉजी से राज्य के क्या क्या कार्य बताते हैं। तो इसमें आएगा लिबरल पर्सपेक्टिव और सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव। इसमें मार्क्सिस्ट नहीं आएगा क्योंकि मार्क्सिस्ट राज्य को मानते ही नहीं, मतलब उचित मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। जब होना ही नहीं चाहिए तो काम क्या बताएंगे उसके लिए तो यही राज्य ना हो जब भी ठीक है। तो इसमें लेकिन जो सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो है, जो सोशलिज्म है वो करते हैं राज्य की बात। तो हमें आज दोनों पर्सपेक्टिव देख लेंगे कि लिबरल क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करते हैं कि राज्य को क्या क्या काम करने चाहिए, और सोशलिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं या क्या उम्मीद करते हैं कि राज्य को कौन से काम करने चाहिए। दोनों पर्सपेक्टिव को थोड़ा थोड़ा आप समझा चुके हैं। सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो कुछ हद तक मार्क्स से भी प्रभावित है, क्योंकि मार्क्स भी अपने आप को सोशलिस्ट ही बताया था उन्होंने, बल्कि अपने सोशलिज्म को उन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म का नाम दिया था। अपने से पहले के जो सोशलिज्म थे उन्होंने उनको यूटोपियन कहा था, काल्पनिक कहा था। तो दोनों पर्सपेक्टिव्स के अनुसार स्टेट के क्या फंक्शन होंगे, उससे पहले दोनों विचारधाराओं को थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। लिबरल आइडियोलॉजी जो है वो राज्य को कम से कम काम देना चाहती है। वो मानती है कि यदि राज्य को हमने ज़्यादा काम दे दिए तो ज़्यादा काम देने के साथ साथ हमने उनको ज़्यादा पावर भी देनी पड़ेगी, और राज्य की पावर जितनी ज़्यादा बढ़ती है व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम हो जाती है। तो एक तो उनका फोकस किस बात पर रहता है लिबरल आइडियोलॉजी का, राज्य को कम काम देना। हालांकि इसमें भी फिर वो बटे हुए हैं, एक जैसे मैंने बताया था एक नेगेटिव लिबरलिस्ट हो गए, एक पॉजिटिव लिबरलिस्ट हो गए, या एक नकारात्मक उदारवाद हो गया, सकारात्मक उदारवाद हो गया। नकारात्मक ज़्यादा इस बात पर फोकस करते कि कम से कम काम दो। वो बात करते हैं मिनिमल स्टेट की, यानी कि न्यूनतम राज्य। राज्य को सिर्फ वही काम दिया जाए जो उसको सौंपे गए थे, मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और अब जैसे फिर राज्य बन गए तो देश की सीमाओं की रक्षा करना, और काम राज्य को नहीं देते, वो लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करते हैं। हालांकि पॉजिटिव लिबरल आए, उन्होंने फिर वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट आया, राज्य को ज़्यादा काम देने की बात की। जो लिबरल का जो दूसरी ब्रांच डेवलप हुई वो सोशलिस्ट के नज़दीक चली गई काफ़ी हद तक। जो सोशलिस्ट जो काम देना चाहते थे वो काम उन्होंने भी देना शुरू कर दी। तो वहाँ आकर इनके बीच का जो डिफरेंस था वो काफ़ी हद तक धुंधला पड़ गया, फेडिड हो गया। मतलब ये डिफरेंस करना मुश्किल होगा कि इसको सोशलिस्ट कहें या इसको लिबरल कहें, जो पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात थी। एक लिबरलिज्म फोकस करता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पर, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब जनता को उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो जनता के पास ये अधिकार हो कि उसकी शक्तियों को कंट्रोल में रखे। ये बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स की। एक हाथों में शक्तियां केंद्रित होंगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर तानाशाही बढ़ेगी। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल भी हो, जिसमें जनता एक प्रतिनिधि काम करे और जो जनता के प्रति जवाब दे।
एक लिबरल आइडियोलॉजी इंडिविजुअलिटी को बहुत महत्व देती है, व्यक्तिवाद को, इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी कि ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्ति की आज़ादी को, उनके अधिकारों को बहुत महत्व देती है, सामाजिकता की बजाय व्यक्ति को महत्व देती है। दूसरी तरफ जो समाजवाद में हम देखेंगे वो समाज को ज़्यादा महत्व देती है। और एक जब बात आती है फ्रीडम की, लिबर्टी की और इक्वलिटी की, तो लिबरल आइडियोलॉजी जो है वो लिबरलिज्म उसकी लिबर्टी की तरफ ज़्यादा झुकती है, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देती है समानता से पहले। जो नेगेटिव लिबरलिज्म था वो तो समानता की बात नहीं करता था, वो तो सिर्फ लिबर्टी की बात करता था। हालांकि जो पॉजिटिव लिबरलिज्म जो आया वो समानता को ही महत्व देने लगा, जिसमें टी.एच. ग्रीन या आर. स्टोनी जैसे विचारक थे वो समानता को ही महत्व देने लगे। और समाजवाद समानता को ज़्यादा महत्व देता है। वो ये कहता है कि जब तक समानता नहीं आएगी, जब तक सभी को स्वतंत्रता मिल ही नहीं सकती, वो तो फिर कुछ लोग ही स्वतंत्र रह पाएंगे, जो अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। तो ये कुछ बातें थी जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी करती है। समाजवादी विचारधारा समाज को ज़्यादा महत्व देती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना पड़े तो करने की सिफारिश करती है। यदि समाज के किसी वर्ग को ऊपर उठाने के लिए आप इंडिविजुअल फ्रीडम को रोकते हो, कम करते हो, तो उसको उचित मानती है। जैसे हमारे यहाँ पर भी रिजर्वेशन सिस्टम जो लागू किया गया है, या कई हमारी जो स्वतंत्रताएं दी गई सभी पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, ताकि समानता बनी रहे समाज में और व्यवस्था बनी रहे। एक तो वो समानता को ज़्यादा महत्व देती है, हालांकि ये नहीं कि स्वतंत्रता को नकारती है, इनको दोनों को महत्व देकर चलती है। जो समानता का महत्व लिबरलिज्म में देखने को नहीं मिलता वो हमें समाजवाद में देखने को मिलता। दूसरी बात, ये व्यक्तिवाद की बजाय समाजवाद, तो अगर वाद देखे जाए तो व्यक्तिवाद और समाजवाद एक दूसरे के आप अपोजिट मान सकते हो। व्यक्तिवाद में एक व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है, इंडिविजुअल, इस व्यक्ति को क्या मिला क्या नहीं मिला, और समाजवाद में एक पूरे वर्ग को, समाज को देखा जाता है कि समाज को क्या मिला क्या नहीं मिला। तो वो समाजवाद में समाज के खासकर उसमें जोर दिया जाता है पिछड़े वर्गों के हित में आवाज उठाने का, पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। वो समाज को ज़्यादा शक्तियाँ देना चाहते हैं, सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ देना चाहते हैं, राज्य को। और एक समाजवाद की एक विशेषता और है जो इससे अलग करती है उसको लिबरलिज्म से या उदारवाद से बिल्कुल अलग करती है। वो है, ये कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, उत्पादन के जो साधन हैं, उन पर कंट्रोल सरकार का होना चाहिए, ताकि जो मुनाफा आए उसको जनता के हित में लगाया जा सके। और जो लिबरल आइडियोलॉजी जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, लिबरलिज्म पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, कैपिटलिज्म का समर्थन करती है। और उसमें क्या है, उसमें कहता है कि रिसोर्सेज निजी हाथों में होने चाहिए, यानी कि सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। खुले बाजार की नीति, खुली प्रतियोगिता की नीति और निजीकरण की बात करती है। वो कहते हैं कि संपत्ति जो निजी हाथों में होनी चाहिए, और जो मेहनत करके ज़्यादा कमाए वो ज़्यादा पाए, और जो कम मेहनत करे वो कम पाए। जबकि समाजवाद कहता है कि इससे क्या होगा, इससे कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो जाएंगे जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो समाज में यदि समानता लेकर आनी है, और ये मानते हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, जब तक अमीर गरीब का भेदभाव खत्म नहीं होगा, जब तक गरीब आदमी को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए वो एक सिफारिश ये भी करते हैं कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का कंट्रोल हो, बाजार पर सरकार कंट्रोल इंटरफेयर करे। यदि बाजार में कुछ आदमी सारा मुनाफा ले रहे हैं और बाकियों को नहीं मिल रहा, तो सरकार नियम बनाकर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, संसाधनों का पुनर्वितरण कर सकती है। एक जब समानता की बात आती है, समानता की बात आती है, तो उदारवाद जो है वो
सिविल लिबर्टी पर फोकस करता है, वो नागरिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा फोकस करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जबकि अगर हमें देखें तो एक एस्पेक्ट और सामाजिक और आर्थिक समानता। देखो, राजनीतिक समानता या नागरिक समानता में तो क्या हो गया, अगर हम उदाहरण लें, जैसे मान लो कि हमारे संविधान में सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, सभी को घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है, सभी को बोलने की आज़ादी दी गई है, सभी को कोई व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है, चुनाव लड़ने का बराबर का अधिकार दिया गया। तो ये होगी नागरिक स्वतंत्रता या नागरिक समानता, ठीक है, जो सिविल लिबर्टी की बात करती है। लेकिन वो उस पर फोकस करता है उदारवाद, क्योंकि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता समर्थक है। लेकिन दूसरी तरफ जो समाजवादी विचारधारा है वो बोलती है कि सामाजिक और आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगी, जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता या नागरिक स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है। जैसे हम उदाहरण से समझो, एक सभी आदमी को दिया गया भाई वोट डालने का अधिकार, भाई सभी आदमी वोट डाल सकते हैं या सभी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी तो 100 रुपये में 200 रुपये में अपना वोट बेच देगा, उसको उस वैल्यू का, क्योंकि वो गरीब है, वो गरीब है तो वोट का प्रयोग करेगा ही नहीं। वो 100 रुपये में 200 रुपये में कोई भी देगा, उसको अपना वोट आसानी से बेच देगा, यानी कि उसको उस अधिकार देने का उसको कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, चुनाव लड़ने का अधिकार, एक गरीब आदमी तो चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता, तो भले ही चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को दे दिया, लेकिन उस अधिकार का प्रयोग कौन करेगा? केवल अमीर लोग, ताकतवर लोग। गरीब आदमी उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हायर एजुकेशन का या एजुकेशन का अधिकार दे दिया, भाई सभी को बराबर का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता है, भाई कोई भी पढ़े, कोई नहीं रोकेगा किसी को, हमारे संविधान में ये प्रावधान है। लेकिन अगर कोई गरीब है, कोई मजदूर है, जिनको रोज दिहाड़ी करके कमाना होता है, उसका बच्चा तो थोड़ा सा बड़ा होते ही दिहाड़ी में लग जाएगा, वो स्कूल में जा ही नहीं पाएगा, तो उसको उस अधिकार का क्या फायदा? उस अधिकार को उसको कोई यूज नहीं होना, क्योंकि वो गरीब इतना है। तो जो मार्क्सवादी, जो समाजवादी विचारधारा उसी बात को हाईलाइट करती है कि जब समाज में समानता जब तक नहीं आएगी, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, ये आपस में जुड़े हुए दोनों, जब तक उसमें समानता नहीं आएगी, जब तक वो स्वतंत्रता का प्रयोग कर ही नहीं पाएगा, या कुछ ही व्यक्ति अधिकार प्रयोग कर पाएंगे। तो उनका जोर इस बात पर है, समाजवादी विचारधारा। और उदारवादी विचारधारा उन्हीं तक सीमित है, भी राजनीतिक अधिकार दे दी, राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी, और तो उसने कह दे और तो सब अपनी योग्यता पर निर्भर करते हैं, जो ज्यादा योग्य होगा वो ज्यादा पैसा कमा लेगा, ज्यादा बड़े पद पर चला जाएगा, जो नहीं योग्य होगा पीछे रह जाएगा, जो नहीं मेहनत करेगा वो इस बात को छोड़ देते हैं। और ये इस बात को, दोनों का अपना अपना महत्व है, तो दोनों ही विचारधारा ही। तो विचारधाराएं दोनों क्या क्या सोचती हैं, समझ में आया? समाजवाद किस तरीके से सोचता है और उदारवाद किस तरीके से सोचता है। अब हमें ये आसान हो जाएगा कि वो जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से वो राज्य के काम बताएंगे, भाई राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य को क्या काम करने चाहिए, उसी के अनुसार बताएंगे, जो उनकी अपनी पर्सपेक्टिव है, जो अपना दृष्टिकोण। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिबरल व्यू क्या कहता है, यानी कि उदारवादी विचारधारा राज्य के बारे में क्या कहती है। सबसे पहले तो ये कहती है कि व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, उसके व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सामाजिक अधिकारों की बजाय वो व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देता है, व्यक्तिगत अधिकारों में भी नागरिक अधिकारों पर और राजनीतिक अधिकारों पर, जो हमें डेमोक्रेसी में मिले हुए हैं, जो हमें संविधान में मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, वो सभी हमारे नेगेटिव राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वो जो अधिकार में बोलने की, घूमने फिरने की आज़ादी, इस पर जोर देता है सबसे ज़्यादा उदारवाद, और कहता है कि राज्य को, सभी व्यक्तियों को ये अधिकार दिए जाने चाहिए जो आज की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी को दिए जाते हैं, हमारे यहाँ भी दिए गए। तो ये करता है।
दूसरा ये कहता है कि राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण काम है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पहला इंडिविजुअल राइट्स, अगर हम लिबरल पर्सपेक्टिव देखें तो पहला तो इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए सभी को, इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए जो कि हमारे संविधान में हमें दिए गए, फंडामेंटल राइट्स में भी या अन्य भागों में भी जहाँ में वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिए गए। दूसरा जो शुरुआत जिस बात से हुई थी, अगर आपको याद होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें एक नाम आया था जॉन लॉक का। जॉन लॉक को ही उदारवाद का पिता माना जाता है, यानी कि उदारवाद की शुरुआत जॉन लॉक के ही विचारों से हुई है। तो सामाजिक समझौते में क्या था कि क्यों बनाया गया राज्य? राज्य बनाया गया था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण फंक्शन आज भी उदारवादियों के लिए है, या उदारवादी नहीं भी, ये काम तो राज्य का माना ही जाता है। ये काम और किसी का हो ही नहीं सकता राज्य के अलावा। क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ कानून व्यवस्था को बनाए रखना, तो उदारवादी कहते हैं ये राज्य का महत्वपूर्ण काम है। अगला है बॉर्डर सिक्योरिटी। आज ये भी महत्वपूर्ण काम है। जब से राजा का एक काम तो रहा है हमेशा से, राजा का भी सबसे पहला काम क्या होता था? अपने साम्राज्य की रक्षा करना, यही काम होता था, वे दुश्मन से बचाना। आज भी हम अपनी सरकार से ये उम्मीद तो करते ही हैं, अगर कोई बाहरी हमला होगा तो हमारी सरकार हमारी रक्षा करेगी। तो देश की सीमाओं की, देश के लोगों की सुरक्षा करना बाहरी हमले से, तो वो जिम्मेदारी भी ये राज्य को दी जाती है। तो हमारा ये उदारवाद इसको प्रोटेक्ट, इसको सजेस्ट करता है, ये इसको मानता है कि राज्य को बॉर्डर सिक्योरिटी के महत्वपूर्ण काम। अगला है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। ये मैंने बताया था कि उदारवाद में इस बात पर जोर बार बार दिया जाता है कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए। उदारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है, ये मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानता है, एक रीजनेबल पर्सन, जो रीजन, इसमें बुद्धि है, और जो अपने भले बुरे को अच्छी तरह समझता है। और इसलिए राज्य को उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने हित में फैसला अच्छा लेता है। उसको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्वायत्तता मिलनी चाहिए, अपने फैसले लेने का अधिकार उसके पास खुद होना चाहिए। और वो जो उसको, अगर आप जितने बंधनों में बांधोगे उतने ही आप उसका नुकसान करोगे, और जितना उसको खुला छोड़ोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो इंडिविजुअल फ्रीडम और ऑटोनॉमी पर ये फोकस करता है कि ये करने चाहिए। आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी हम, जैसे कोई व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या उड़ेगा, इसमें सरकार कभी कोई नियम नहीं बनाती ना। जैसे कई बार ये होता है कि मांस वगैरह खाने पर, बीफ वगैरह या और कोई मांस खाते हैं, तो इससे संबंधित सरकार कभी कोई नियम नहीं बनाती, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसको माना जाता है, ये उसका अपना निजी फैसला है और अपने निजी काम करे, ठीक है ना। किसको कौन सी शिक्षा लेनी है ये व्यक्ति खुद फैसला करेगा, कहाँ दाखिला लेना, कहाँ पढ़ना, कहाँ जॉब करनी है, इसमें तो सरकार कोई बाध्य नहीं करती किसी को, ठीक है ना। तो ये तो है सभी, जो समाजवाद, उदारवाद सभी में चलते। उदारवाद और भी ज़्यादा क्षमता देना चाहता है, उसको व्यापार के मामले में, ओपन कंपटीशन के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देना चाहता है। उसमें ही राज्य की भलाई और व्यक्ति की भलाई मानता है। एक है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक राइट्स। प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक राइट्स, यहां पर बहुत ज्यादा एक स्पष्ट अंतर है
लिबरलिज्म में और सोशलिज्म में। ये इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं और वो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं। ये मानते हैं किसी व्यक्ति की संपत्ति उससे नहीं छीनी जानी चाहिए, यदि उसने वो ईमानदारी से कमाई है, अपनी मेहनत से कमाई है, तो उससे वो संपत्ति का मालिक है, उससे वो संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। ये उसके प्रॉपर्टी राइट है, ये उसके इकोनॉमिक राइट है। जॉन लॉक ने भी कुछ नेचुरल राइट्स की बात की थी, राइट टू लिबर्टी, जीवन का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार ना, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, और राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। 3 अधिकारों की बात उसने की थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण नेचुरल राइट्स क्या था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और उसने कहा था कि राज्य का निर्माण ही इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भी हुआ है, यानी कि राज्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकता। तो उदारवादी विचारधारा शुरू से ही व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकारों से को या इकोनॉमिक राइट्स को बहुत महत्व देती है। ये इस बात के हक में बिल्कुल नहीं है कि अमीरों की संपत्ति लेके गरीबों में बांटी जाए, उसने कमाई है तो उसी की अपनी तरह यूज करे। समाजवादी विचारधारा इसके विपरीत काम करते, वो कहती है समाज में असमानता दूर करने के लिए प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, पुनर्वितरण जरूरी है, यानी कि उनसे संपत्ति लेकर और जो जरूरतमंद या ईमानदारी या जो गरीब लोगों में बांटी जाए। ठीक है, तो उदारवादी विचारधारा कहते हैं कि राज्य का एक काम क्या है, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक राइट्स व्यक्ति के उनको सुरक्षा प्रदान करना है। कुछ वेलफेयर फंक्शन की बात करने लगे, पहले नहीं करते थे, लेकिन खासकर जब सकारात्मक उदारवादी है जो टी.एच. ग्रीन या रेस्टोन या जॉन रॉल्स जैसे कई विचारक आए, तो उन्होंने वेलफेयर कुछ कहा कि कुछ वेलफेयर फंक्शन भी जोड़ने लगे, जो शुरुआत में ये नहीं जोड़ते थे। और वेलफेयर फंक्शन में क्या क्या है, मुख्य रूप से गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना, उनको शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो इस तरह के फंक्शन ये वेलफेयर स्टेट की बात करने लगे हैं। और एक किस्म से डेमोक्रेटिक सिस्टम को बढ़ावा देते हैं कि एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो इस तरह के स्टेट की बात करते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देगा, संपत्ति को उनको सुरक्षा देगा, ठीक है ना, और जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षा देगा, एक्सटर्नल थ्रेट से हमें बचाएगा। ठीक है, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये तो बात करते हैं जो लिबरल व्यू है। अब दूसरा व्यू है सोशलिस्ट व्यू। सोशलिस्ट व्यू समाजवादी सबसे पहले फोकस करते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी पर। जैसे हमने देखा था ना, ये तो इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं लिबरल तो, और सोशलिस्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी की, क्योंकि इनका ये मानना है, मार्क्स का भी ये मानना था कि जब तक आर्थिक रूप से समानता नहीं आएगी, जब तक राजनीतिक समानता, व्यक्तिगत समानता का कोई मायने नहीं है, जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा, जब तक एक गरीब आदमी के लिए, एक भूखे आदमी के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी जरूरी है, उसके लिए देश में लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए चुनाव का कोई महत्व नहीं है, वोट का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए हायर एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। पहली जरूरत तो क्या है, भोजन है। और अगर वो भोजन भी नहीं प्राप्त कर रहा तो और चीज़ों के बारे में तो कभी सोचेगा ही नहीं, वो तो एक ही चीज़ के बारे में सोचेगा, मुझे आज की भोजन कहीं से मिल जाए। तो वो जरूरत, जब इतने गरीब हैं और दूसरा गरीब, भाई गरीब है, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएगा, एक अशिक्षित व्यक्ति जिसने शिक्षा ही नहीं ले, वो जॉब कैसे प्राप्त करेगा, वो तो दिहाड़ी करेगा, मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करेगा, अच्छी जॉब मिल नहीं पाएगा। गरीबी की वजह से जो दिया गया था समान अवसर, सरकारी नौकरी पाने के समान अवसर, अब समान अवसर तो जब लेगा ना जब वो कोई क्लास पास करेगा, तो उसके लिए उन चीज़ों का क्या मायने है, कुछ भी नहीं।
तो फोकस करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी पर। जब तक आर्थिक रूप से समानता नहीं लेके आओगे, जब तक राजनीतिक समानता का, व्यक्तिगत समानता का कोई महत्व नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जोर इनको दिया गया, इन्होंने दिया है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशलिस्ट व्यू में बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। और इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के लिए वो इंडिविजुअल फ्रीडम को भी कम करना समर्थन करते हैं, उसको भी कम किया जा सकता है। दूसरा है फोकस करते हैं सोशल वेलफेयर पर, प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। ये उसको स्वीकार नहीं करते। लिबरल तो क्या कहते हैं कि सरकार का मुख्य काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन ये कहते हैं सरकार का मुख्य काम है लोगों की भलाई के लिए काम करना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, उनको शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाना, उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ये वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है ना भाई, किसानों को मदद करना, गरीबों को मदद करना, हर चीज़ को सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। तीसरा ये कहते हैं कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये महत्वपूर्ण इनका सजेशन है या महत्वपूर्ण की राय है, कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन का मतलब जिनसे आमदनी होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कुछ भी है, वो कहता है कि उन पर कंट्रोल सरकार का होना चाहिए। एक समाजवाद का जो एक बड़े लेवल पर चलता है, जिसको साम्यवादी बोलते हैं, उसमें सारी जमीन की मालिक ही सरकार होती है, किसी को कोई प्राइवेट जमीन होती नहीं। लेकिन वो तो इसमें नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि जैसे उद्योग धंधे हैं, वो बड़े बड़े उद्योग धंधे जो हैं वो सरकार के हाथों में हो, क्योंकि उनसे जो भी मुनाफा मिलेगा वो तभी, क्योंकि ये मानते हैं कि असमानता का कारण भी ये है कि उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों ने अधिकार कर लिया है। भाई कुछ लोग फैक्ट्री के मालिक बन गए, कंपनियों के, इंडस्ट्रीज के मालिक बन गए हैं, और वो बन गए तो सारा मुनाफा वो ले लेते हैं, और दूसरा वर्ग, मजदूर वर्ग रह जाता है, जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि समाज में असमानता मिटाने का भी, जो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात ये शुरू में करते हैं, उसको कम करने का या समाज में आज से समानता लाने का एक माध्यम ये भी है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार कंट्रोल करे। अगर निजी हाथों में होंगे तो मुनाफा इंडस्ट्री का मालिक ले जाएगा सारा, सरकारी हाथों में होंगे तो मुनाफा लोगों की भलाई के लिए खर्च होगा। भाई सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार लोगों की भलाई के लिए करे। तो एक इस बात का एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि ये कहते हैं हमारे में, हमने भी आज़ादी के बाद कई सालों तक समाजवाद की तरफ हमारा झुकाव रहा था। तो बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्री थी वो सरकार के अधीन थी, सरकारी कंपनी हो जाती थी। लेकिन बाद में हमने 1990 के दशक में हमने समाजवाद से हम दूर हटते चले गए और हम उदारवाद के या पूंजीवाद के नज़दीक होते चले गए। धीरे धीरे हमने सबका निजीकरण कर दिया। अब सरकार के अधीन कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह को छोड़कर सब हमने निजी हाथों में सौंप दिया, ठीक है। तो एक समाजवाद ये कहता है कि राज्य का एक काम क्या है, उत्पादन के साधनों पर वो कंट्रोल रखे, और इसके माध्यम से बाजार, प्लानिंग एंड द रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी, प्लानिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी। अब उदारवादी विचारधारा सबसे मुख्य जोर इस बात पर देती है, वो ओपन मार्केट की बात करती है, खुला बाजार। खुला बाजार का मतलब है कि उसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, उसमें सामान बेचने वाले हैं, सामान खरीदने वाले हैं, अपने आप कीमत तय होगी। भाई अगर मांग और पूर्ति का नियम, जो डिमांड एंड सप्लाई का नियम लागू होगा, भाई किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, किसी चीज़ की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा, कीमत बढ़ जाएगी।
जो ज़्यादा योग्य होगा ज़्यादा मुनाफा कमा लेगा, कम होगा कम कमा लेगा। बाजार अपने आप चलेगा, उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, कीमतों को कम ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करेगी, किसी के मुनाफे को रोकने की कोशिश नहीं करेगी। ये समाज उदारवाद कहता है। लेकिन ये इस बात को स्वीकार नहीं करते, मानते हैं कि अगर समाज में समानता लेकर आनी है, पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना, उनके हितों की सुरक्षा करनी है, तो गवर्नमेंट प्लानिंग करे, गवर्नमेंट बाजार को रेगुलेट करे, नजर रखे बाजार पे। कहीं बाजार में कोई व्यक्ति जो है वो सारे को मोनोपोली तो नहीं होगी इसकी, सारा मुनाफा कोई एक व्यक्ति मिल नहीं रहा, कहीं कस्टमर पीस तो नहीं रहा। तो वो कहती है कि सरकार करे और लोगों की भलाई के लिए सरकार प्लानिंग भी बनाए। जैसे हमने भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी, तो पंचवर्षीय योजना में हम प्लानिंग करते थे कैसे हम इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की सुधारेंगे, कैसे समाज में समानता लेकर आएंगे, कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, कैसे इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। तो सारी प्लानिंग होती थी 5 साल की। तो ये प्लानिंग वहीं पाई जाती है जहाँ समाजवाद होता है। उदारवादी देशों में इस तरह की पंचवर्षीय योजना नहीं होती थी। पहले सोवियत संघ ने शुरू की थी, उसकी वजह से वो काफ़ी तरक्की की थी। उससे प्रभावित होकर पंडित नेहरू ने हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी, प्लानिंग की थी। तो एक ये रेगुलेशन की बात करता है इकोनॉमी को, एक ये जो है पॉलिटिकल पावर को भी रेगुलेट करने की बात करता है। देने की तानाशाही को ये भी बढ़ावा नहीं देता। ये नहीं है यदि सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी तो वो तानाशाह का भी समर्थन करे। ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र के तहत ही समर्थन करता है। हालांकि समाजवाद की कई ब्रांच हो गई हैं, जिसमें एक ब्रांच जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है या प्रभावी रही है अब, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लेके आ जाए, जनता के प्रतिनिधि आए और वो पॉलिसी ऐसी बनाए। तानाशाही का ये समर्थन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नहीं करता। और ये करता है कि क्लास ऑपरेशन, यानी कि किसी एक वर्ग का यदि शोषण हो रहा है दूसरे वर्ग द्वारा तो उसको मिटाने का प्रयास सरकार करेगी। तो कुल मिलाकर जो समाजवाद जोर देता है वो एक तो जोर देता हो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, लिबर्टी के साथ साथ, फ्रीडम के साथ साथ इक्वलिटी को भी महत्व दिया जाए। और इक्वलिटी को भी, कौन सी इक्वलिटी को, जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी है। क्योंकि जब वो सामाजिक और आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगी, जब तक राजनीतिक समानता का या नागरिक समानता का मायने नहीं है। यदि आपको सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता देनी है, सभी व्यक्तियों को अधिकार देने हैं, तो समानता लानी जरूरी है। असमान समाज में, इनइक्वल सोसाइटी में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं पूरी तरह से। एक होगी तो दूसरी होगी, नहीं तो दूसरी नहीं होगी। जबकि कुछ उदारवाद इनका विरोध करते हुए मानते हैं कि समानता लाने से स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, जबकि ये इस बात का समर्थन नहीं करते। तो ये बस 2 आइडियोलॉजी थी जो राज्य के अलग अलग फंक्शन की बात करते। क्लियर हुई सभी को? कोई डाउट, किसी को कोई बात पूछनी हो? नहीं? चलो बंद कर दो इसको।